वेलकम टू अवधि क्लासेज। अवधि क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत लगातार हर दिन सुबह शाम 6 बजे आपके लिए लेके आते हैं टॉप 25। टॉप 25 में आज आपके लिए लेके आए हैं परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, इससे संबंधित आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेके आए हुए हैं। चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ और चलते चलते अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी और जरूर कर लें तुरंत। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर है, हृदय गति का रुकना किन रोगियों में आम बात है? तो हृदय गति का रुकना आप हमेशा सुनते हैं कि हार्ट अटैक, है ना। तो हार्ट अटैक यानी कि होता है भाई, तो हृदयाघात जो होता है, हृदय का जो रुकना होता है तो वो होता है जो ब्लड प्रेशर के रोगी होते हैं। किसमें? जो ब्लड प्रेशर के रोगी होते हैं यानी कि उच्च रक्तचाप वाले रोगियों में, है ना। जो उच्च रक्तचाप वाले रोगी होते हैं उनमें हृदय गति का रुकना जो है बिल्कुल आम बात होता है। ठीक है, अब इसको हम दूर कैसे कर सकते हैं? तो भाई उच्च रक्तचाप वाले रोगियों को यह सलाह दी जाती है कि प्राणायाम की सहायता से, है ना, प्राणायाम की सहायता से जो है वो इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका क्लियर। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि अधिक ऊंचाई पर जाने के बाद प्रथम कुछ दिनों के दौरान किस भौतिक शारीरिक परिवर्तन के अनुभव करने की संभावना होती है? तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आप जो है किसी पहाड़ पर, किसी पर्वत पर या फिर अधिक ऊंचाई पर चले जाते हैं तो वहाँ पर जो आपका स्पंदन दर है यानी कि जो आपका पल्स रेट है, क्या पल्स रेट जो है वो, और उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है भाई? बढ़ जाता है। अब इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर जब आप जाएंगे तो ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो नॉर्मल वातावरण से बहुत कम होती है। आप ऊपर गए हैं तो वहाँ पर जो सामान्य वातावरण होता है, जैसे कि आप यहाँ पर नीचे हैं, उस वातावरण को आप वहाँ पर नहीं पाएंगे और वहाँ पर ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वह बहुत कम होती है। तो ऑक्सीजन की पूर्ति हेतु जो हृदय की गति है वह बढ़ जाती है ना। हृदय की गति क्या हो जाती है भाई? वहाँ पर हृदय की गति हो जाती है, बढ़ जाती है और बढ़ा हुआ रक्तचाप आपको वहाँ पर फील होगा, वहाँ पर जो बढ़ा हुआ रक्तचाप परिवर्तन होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि खून का तरल भाग होता है। मैंने आपको बताया कि भाई जो खून का तरल भाग है ना, तो खून कैसा है? खून एक जो है संयोजी ऊतक होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है खून, है ना। जबकि तरल भाग पूछा जाए तो वहां पर आप प्लाज्मा लगाओगे। क्या? प्लाज्मा जो है खून का तरल भाग होता है। अब इसमें जो है रुधिर में भाई कितने परसेंट पाए जाते हैं प्लाज्मा? तो वहां पर आप 55%, कितना? 55% प्लाज्मा की मात्रा होती है खून में। ठीक है, चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। यहां पर देखते हैं कि रक्त के प्लाज्मा में जल होता है। रक्त के प्लाज्मा में जल होता है तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाले जो गाढ़ा चिपचिपा लाल रंग का जो द्रव्य देखते हैं उसी को हम रक्त कहते हैं। और वह जो है क्या है? जीवित ऊतक है। क्या? जीवित ऊतक है। ठीक है, जीवित ऊतक है। अब इसमें जो है कितना? 55% आपका प्लाज्मा मैंने बताया और 45% रुधिराणु। ठीक है, 45% रुधिराणु होते हैं। अब इसमें प्लाज्मा में, है ना, आपके प्लाज्मा में जो है 90 से 92% क्या होते हैं? जल की मात्रा होती है। कितनी? 90% से 92% तक जो है जल की मात्रा होती है और 9% आपके कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, ये हो गया क्लियर आपका। चलो आ जाओ फिर से अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सामान्य स्थिति में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत यकृत को प्राप्त होता है? यानी कि हृदय से जो है कई विभिन्न अंगों में जो है क्या किए जाते हैं भाई? निर्गत किए जाते हैं रक्त को। ठीक है, रक्त को जो है हृदय से लगातार जो पंप किया जाता है हृदय के द्वारा, है ना। तो
1 मिनट में जितने पंप किए जाते हैं उसी को, जितने भी रुधिर यहाँ से पंप के द्वारा निकाले जाते हैं उसी को आप जानते हो कार्डियक आउटपुट के नाम से। किस नाम से? कार्डियक आउटपुट के नाम से जानते हो, जो कि 1 मिनट में हृदय द्वारा पंप किए गए रुधिर की हृदय निर्गत होते हैं, जिसको आप कार्डियक आउटपुट कहते हो। अब इसमें जो 10% होता है ना, 10% रुधिर जो है ये तो खुद ही ले लेते हैं, उसके साथ जो है आपका 15%, 10% यहाँ पर गया और 15% जाता है आपके मस्तिष्क में। किसमें? मस्तिष्क में। और 25% जो रुधिर है वो आपके यकृत में जाता है, जबकि 20% जो है वृक्क में जाता है ना, 20 वृक्क में जाता है और 30% जो है और अंग में जाते हैं। क्या? रुधिर आपके। ठीक है, तो रक्त का कितना प्रतिशत? तो यहाँ पर बिल्कुल सही होगा आपका, यहाँ पर निकटतम मान 24%। ठीक है, 24% कहाँ? यकृत में जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और उसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर दिन अंत में जो लास्ट जो प्रश्न होता है उसमें मैं आपको यहाँ पर एक प्रश्न देता हूँ जो कि आपको करना होता है सॉल्व। ठीक है, उसके साथ साथ आप अपना भी मार्क्स जो है काउंट करते चलें कि आप कितने प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर देते हैं। तो वहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर जो है हमारा 25 में से कितना सही हुआ। और जो आपको दिया जाता है प्रश्न जो है उसको आप गूगल सर्च करके या फिर कहीं से भी आप खुद से भी कमेंट कर सकते हैं कि इसका सही उत्तर यह होगा। चलिए छठवां प्रश्न हो गया आपका। छठवां प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में लाल रक्त कण की मात्रा शरीर के रुधिराणु का कितना प्रतिशत होता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मैंने आपको बताया था क्या कि 55 तो प्लाज्मा हो गया। क्या? प्लाज्मा हो गया। अब इसमें जो है 45 जो है रुधिराणु होते हैं। कितने? रुधिराणु 45% होते हैं। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि जो लाल रक्त कण होती हैं, किसमें? लाल रक्त कण होती हैं रुधिराणु में। ठीक है, अब उसमें से कितना प्रतिशत होता है? देखिए भाई, अगर खून का अगर भार देखा जाए तो अब 7 से 8% होता है शरीर का भार का। ठीक है, शरीर के भार का लगभग 7-8% क्या होता है? रुधिर की मात्रा होती है। अब जो है जब ये 45% क्या है? रुधिराणु हैं। इसका भी 40% क्या होता है? RBC। ठीक है, लाल रुधिराणु जो होते हैं 40% होते हैं। कहने का तात्पर्य 45 का 40% यानी कि 88%। 88% क्या होता है भैया आपका? तो 88% होता है लाल रुधिराणु की मात्रा कुल रुधिर का 40%, अर्थात जो रुधिराणु के लगभग 88% होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करें। मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज जो होता है वह कहाँ पर भाई? तो वह रुधिर शर्करा। क्या है? रुधिर शर्करा है। जबकि हीमोग्लोबिन है ना, ग्लोबिन मैंने आपको बताया क्या? प्रोटीन। हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। हिम का जो है तात्पर्य लाल रंग का पदार्थ जो है, तो हीमोग्लोबिन मिल जाएगा आपके RBC से। डायाफ्राम आप जानते होंगे क्या है? तो यह जो है श्वास की पेशी से मिला जाएगा, है ना। इसको जो है कहाँ मिलाया जाएगा भाई? श्वास की पेशी से हृदय, और हृदय यानी कि भाई आपके कार्डियक से जो है हृदय, आपका जो हार्ट है, हार्ट यानी हृदय, और कार्डियक से मिलेगा हृदय से। ठीक है, तो ये हो गया आपका बिल्कुल मिलान सही। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र के अंगों में जिस अनुक्रम में प्रवाहित होता है उसके लिए सही विकल्प चुनें। तो देखिए मैंने आपको बताया कि जो जब समान रूप से अगर जो शुद्ध रक्त होता है जब भी वह हृदय से बाहर आएगा, यानी कि यहाँ से हृदय से बाहर निकला तो कहाँ पर जाता है भाई? तो वह जो है बाएं नीला से कहाँ पर? महाधमनी में प्रवेश करता है। अब महाधमनी में प्रवेश करने के बाद यहाँ से निकलकर वो जो है धमनियों में प्रवेश करता है, छोटी छोटी धमनियों में। ठीक है, छोटी छोटी धमनियों में पहुंचता है। आर्टेरियोस जो होते हैं यहाँ पर 2 कार्य करते हैं। कौन? आर्टेरियोस जो है 2 कार्य करते हैं। अब कौन कौन से काम करते हैं भाई? पहला तो जो है धमनियों में रक्त दबाव को बनाए रखते हैं, और धमनियों से चला जाता है कहाँ पर? केशिका में। ठीक है, धमनी से कहाँ पर? केशिकाओं में जाते हैं। अब पहला काम है धमनी, है ना, रक्त दबाव को बनाए रखता है, आर्टेरियोल्स, है ना। जबकि दूसरा काम होता है कोशिकाओं में रक्त के प्रवाह को बनाए रखना, है ना। जो रक्त के प्रवाह को बनाए रखना किसका काम होता है? आर्टेरियोल्स का काम होता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर।
चलो यहाँ पर सही कौन सा होगा, तो 1 2 3 4 ये क्रम बिल्कुल सही है कि हृदय, फिर धमनी, फिर किसमें भाई, देखो हृदय में, फिर वहाँ से आया महाधमनी में, फिर महाधमनी से धमनियों में और फिर केशिकाओं में। ठीक है, ये हो गया आपका चौथा, ये क्रम हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है भाई, हीमोग्लोबिन प्रोटीन, हीमोग्लोबिन प्रोटीन, ये दोनों ना को आप बिल्कुल अपने पास में रखो कि हीमोग्लोबिन और प्रोटीन, ठीक है, बीन और प्रोटीन बिल्कुल साथ साथ में रखो। तो मैंने आपको बताया था कि ग्लोबिन क्या है, तो ग्लोबिन जो है एक प्रोटीन है। ठीक है, क्या है, ग्लोबिन एक प्रोटीन है और हीम मतलब होता है लाल रंग के पदार्थ। ठीक है, तो जब जो है प्रोटीन लाल रंग के पदार्थ से जुड़ा रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। अब ये लाल जो होता है तो हीम के कारण ही लाल होता है। ठीक है, हीम मतलब कहने का तात्पर्य भाई कि जो हीम होता है, जो हीम है उसके वलय में, उसके रिंग में जो है आयरन की मात्रा होती है, किसकी, आयरन की मात्रा होती है। तो कहने का तात्पर्य है जब भी पूछा जाए। अच्छा दूसरा प्रश्न यहाँ पर क्या बनता है भाई, यहाँ पर बनता है कि 100 ml में कितने ग्राम जो होते हैं आपके रुधिर जो है ना, ये हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है ना। 100 ml रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा जब भी पूछी जाए तो वहाँ पर आप लगाओगे 15 ग्राम, कितना, 15 ग्राम होता है 100 ml रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा एक सामान्य व्यक्ति में। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। तो भाई यह इसका परिवहन कौन करता है, तो ऑक्सीजन है ना, किसका, ऑक्सीजन का परिवहन किया जाता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अपना कि लाल रक्त कणों का जीवन काल होता है, जो आपके लाल रक्त कण यानी कि RBC, रेड ब्लड है ना भाई, यहाँ पर जो है आपका रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कणों का जो जीवन काल माना गया है वो कितने दिन तक, तो 120 दिन तक माना जाता है। कितना, 120 दिनों तक जो है RBC का जो जीवन काल होता है 120 दिन तक माना गया है। ठीक है, अब इसको जो है RBC को और किस नाम से जानते हैं, तो एरिथ्रोसाइट्स, क्या, एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। RBC को एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानते हैं। अब यह कहाँ पर होता है, सिर्फ कशेरुकियों में यह होता है। क्या, एरिथ्रोसाइट जो है कहाँ पर, सिर्फ कशेरुकियों में होता है। उसके साथ साथ जो है मैंने आपको बता दिया कि हीमोग्लोबिन, हीम मतलब होता है लाल रंग का पदार्थ और ग्लोबिन का तात्पर्य होता है प्रोटीन। ठीक है, चलिए आ जाइए अब अगले प्रश्न पर। यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है कि श्वेत रुधिर कणिकाओं में सबसे बड़ी कणिका, जब भी पूछा जाए कि श्वेत रुधिर कणिकाओं में, कहने का तात्पर्य आपके WBC में जो है सबसे बड़ी संख्या कौन सी, कणिका कौन सी है, तो भाई देखो शरीर में WBC जो है सबसे कम मात्रा में होते हैं। ठीक है, सबसे कम मात्रा में WBC होते हैं। अब वो कितने होते हैं, तो भाई उसमें आपके जो है 5000 से 11000 है ना, 5000 से 11000 की मात्रा इनकी होती है। ठीक है, इनकी मात्राएं जो है 5000 से 11000 की मात्रा होती है। अब इसमें देखते हैं WBC में कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी कणिका जब पूछा जाए तो वहाँ पर आप क्या लगाओगे कि मोनोसाइट्स है ना, क्या, मोनोसाइट्स जो है सबसे बड़ी कणिका होती है श्वेत रुधिर कणिकाओं में। ठीक है, इसका व्यास कितना होता है भाई, इसका व्यास होता है 12 से 20 माइक्रोमीटर। ठीक है, 20 माइक्रोमीटर जो है 12 से 20 माइक्रोमीटर मोनोसाइट्स की व्यास होता है। ठीक है, जबकि लिम्फोसाइट्स की बात की जाए तो ये होते हैं कितने, 7 माइक्रोमीटर, 7 माइक्रोमीटर होता है लिम्फोसाइट्स का। और जबकि बेसोफिल देखा जाए तो 12 से 15, कितना, 12 से 15 माइक्रोमीटर। और इसियोनोफिल का क्या होता है कि 12 से 17, कितना, 12 से 17 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य जो 12 से 20 है आपका मोनोसाइट, यह सबसे बड़ी कणिका होती है किसमें, श्वेत रुधिर कणिकाओं में। क्लियर हुआ। चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर देखते हैं कि श्वेत रक्त कणों का जीवन काल, जब भी पूछा जाए श्वेत रक्त कणों का जो जीवन काल है वह कितना होता है। अभी हमने देखा था लाल रक्त कणों का, ठीक है, RBC का देखा था। अब यहाँ पर WBC का जीवन काल पूछा जा रहा है। तो देखिए भाई, जीवन काल अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 से 5 दिन बिल्कुल सही उत्तर, 3 से 5 दिन बिल्कुल सही उत्तर होगा, है ना। 3 से 5 दिन यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा, क्योंकि इनका जीवन काल जो होता है ना कुछ घंटों से लेकर 5 दिनों तक होता है। ठीक है,
तो कहने का तात्पर्य ये कहाँ पर होते हैं, तो भाई ये जो है काम क्या होता है इनका, ये तो संक्रमण से है ना, अस्थिमज्जा में इनका जो है उत्पादन होता है। कहाँ पर, अस्थिमज्जा, जिसको आप बोन मैरो के नाम से जानते हो, ठीक है। यहाँ पर इनका उत्पादन होता है आपके श्वेत रक्त कणिकाओं का। जबकि है ना इनका दूसरा नाम हम क्या कहते हैं, तो भाई इनका जो दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट, क्या, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट जो है इनका दूसरा नाम है। और उसी के साथ साथ इनका काम होता है संक्रमण से रक्षा करना। क्या, संक्रमण से रक्षा करना जो है आपके श्वेत रक्त कणों का काम होता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये सभी प्रश्न। यहाँ पर आपको एक प्रश्न से कई उत्तर मिल जाते हैं, कई प्रश्न बन जाते हैं और कई उत्तर मिल जाते हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं कि श्वेत रक्त कणिका का दूसरा नाम। मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो श्वेत रक्त कणिका का जो दूसरा नाम है उसको हम जो है किस नाम से जानते हैं, इसको हम जानते हैं ल्यूकोसाइट के नाम से। ल्यूकोसाइट का काम क्या होता है, रोगों से रक्षा करना। क्या, रोगों से रक्षा करना जो है ल्यूकोसाइट का काम होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अगला प्रश्न है कि थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। थ्रोम्बोसाइट्स किसको कहा जाता है भाई, थ्रोम्बो मतलब थाम्बो, थाम्बो मतलब जब प्लेट लगा दोगे आप, है ना, तो जो प्लेटलेट्स होते हैं, क्या, जो प्लेटलेट्स होते हैं ना, इनका जो दूसरा नाम है हम इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स जो है। जबकि ल्यूकोसाइट मैंने आपको बताया भाई श्वेताणु यानी कि श्वेत रक्त कण, और जबकि इरिथ्रोसाइट मैंने आपको बताया कि लाल रुधिर कण जो है इरिथ्रोसाइट्स होते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो उसके साथ साथ भाई जो थ्रोम्बोसाइट की संख्या होती है वो कितनी होती है, वो थ्रोम्बोसाइट की संख्या होती है आपकी कितनी भाई, वहां पर हम देखेंगे 1,50,000 से 5 लाख तक, कितना है ना, 5 लाख तक होता है। ठीक है, इनकी संख्या जो है 1.5 लाख से 5 लाख प्लेटलेट्स कितने होते हैं भाई, आपके 5 लाख तक प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। चलो आ जाओ अगले प्रश्न पर। यहां पर कहा जा रहा है कि एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। तो ये सभी कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये सभी पाए जाते हैं आपके रक्त में। किसमें भाई, ये सभी पाए जाते हैं मानव रक्त में। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न आपका क्या है कि यहाँ पर है कि रक्त क्या है। रक्त क्या है, तो मैंने आपको कई बार बता दिया कि भाई जो है यह है क्या, द्रव ऊतक है। यह द्रव ऊतक है। और किस प्रकार का ऊतक है भाई, संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव है ना। यह जो है कनेक्टिव टिश्यू है, यह जो है संयोजी ऊतक के अंतर्गत आता है। उसके साथ साथ अगर पूछा जाए कि मानव में रक्त की संख्या कितनी होती है, तो आप वहां पर औसतन जो है 5 से 6 लीटर लगाओगे। कितना, 5 से 6 लीटर लगाओगे। उसके साथ साथ अगर पूछा जाए तो इसमें क्या होता है भाई, प्लाज्मा और रुधिराणु, है ना, तो कितने होते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ मैंने आपको एक चीज और बताया था कि कितने होते हैं भाई, 1 लीटर में जो है आपको मैंने बताया कि जो आरबीसी की मात्रा होती है, आरबीसी की मात्रा जो है 40 लाख से 60 लाख, 40 लाख से 60 लाख होती है। ठीक है, आरबीसी कितने हो गए, 40 लाख से 60 लाख। ठीक है, जबकि वहां पर मैंने आपको डब्ल्यूबीसी बताया था, वाइट ब्लड सेल्स जो है ना, सफेद रक्त कोशिकाएं जो है 5,000 से 11,000। ठीक है, 5,000 से 11,000 और 1.5 लाख से 5 लाख प्लेटलेट्स होते हैं। 5 लाख प्लेटलेट्स, ठीक है, 5 लाख तक क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। फिर से क्लियर हो गया आपको। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है। कौन सा भाई, वह ए रक्त वाला है। तो ए रक्त वाले में क्या पाया जाता है, एंटीजन ए, और प्लाज्मा में प्रतिरोधी एंटीबॉडी बी होता है। ठीक है, ग्रुप ए वाले में। अब इनको किसको किसको दिया जाता था भाई, तो ये जो ओ है ना, ये तो सर्वदाता है। क्या है, सर्वदाता है ओ, ये किसी को भी दे सकता है। और ए क्या है भाई, ये ए से ले सकता है, यह अपने ग्रुप वालों से ले सकता है और ओ से ले सकता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर आपका जो बी ऑप्शन है यह क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलो
अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि किस रक्त वर्ग के व्यक्ति को सर्वदाता के नाम से जानते हो। तो भाई देखो, सर्वदाता मैंने अभी आपको बताया कि जो ओ रक्त वर्ग है इसको आप सर्वदाता के नाम से और ए बी को जो है सर्वग्राही के नाम से जानते हो। ठीक है, इसको आप सर्वग्राही के नाम से जानते हो। अब क्यों? क्योंकि भाई जो ओ है ना, इसमें कोई क्या नहीं पाया जाता, एंटीजन नहीं पाया जाता। क्या? एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, जबकि दोनों जो है एंटीबॉडी पाए जाते हैं। किसमें? ए और बी पाए जाते हैं एंटीबॉडी आपके ओ में। ठीक है, अब उसमें देखते हैं कि यह जो है किसी भी व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है, चाहे वो बी हो, चाहे ए बी हो, चाहे ए हो और चाहे ओ हो। ठीक है, इन सभी को चढ़ाया जा सकता है। अब इसमें देखिए, चलिए अब ए बी में देखते हैं। ए बी क्या है? यह जो है सर्वग्राही है। भाई किसी का भी खून पी सकता है ये, है ना। अब इसमें क्या होते हैं, इसमें जो है दोनों जो है एंटीजन उपस्थित होते हैं। इनमें जो है ए बी में क्या, दोनों एंटीजन, ठीक है, एंटीजन उपस्थित होते हैं। अब इसमें क्या है कि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। यह जो है सभी से क्या प्राप्त कर सकता है भाई, सबका खून पी सकता है, लेकिन वो जो है सबको खून पिला सकता है। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया आपको। चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक धड़कन में हृदय द्वारा फेंके जाने वाले रक्त की मात्रा को कहते हैं। तो जो एक बार में कितनी रक्त की मात्रा निकल जाए, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। क्या? आपको मैंने पहले भी बताया कि स्ट्रोक आयतन, आपको मैंने बताया था कि जो स्ट्रोक आयतन होता है वो 70 ml होता है ना, 70 ml होता है। तो एक धड़कन में हृदय द्वारा फेंके जाने वाले रक्त की मात्रा होती है क्या, स्ट्रोक आयतन, जिसको हम कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, इसमें कितना 70 ml एक बार में। ठीक है, एक बार में कितना 70 ml। ठीक है, स्ट्रोक आयतन याद रहेगा आपको। चलो आ जाओ, स्ट्रोक भाई यहाँ पर हो गया, स्ट्रोक लगाओ बिल्कुल, है ना। तो स्ट्रोक हो गया आपका 70 ml का, तो यहाँ पर स्ट्रोक आयतन बिल्कुल सही होगा। फिर आ गया आपका प्रश्न यहाँ पर, व्यायाम के दौरान जब हृदय गति 160 बीट प्रति मिनट। अब यहाँ पर सॉल्व करना है आपको। 160 बीट प्रति मिनट, हृदय गति कितना है 160 बीट प्रति मिनट, और स्ट्रोक वॉल्यूम मैंने आपको बताया कि कितना है भाई, यहाँ पर 100 ml है। वहाँ पर मैंने कितना बताया था 70 ml, सामान्य व्यक्ति में 70 ml। ठीक है, अब ये व्यायाम के दौरान 100 ml लीटर हो रहा है। तो हृदय संबंधी आउटपुट, अब आउटपुट हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हृदय गति जो है क्या है, आपका हार्ट रेट क्या है, उसको आप जो है मल्टीप्लाई कर दो। अब इनका यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो हृदय गति है ना, क्या हृदय गति कितना है, ये है 160। हृदय गति क्या है 160 है, और आपका जो है क्या स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है भाई, यहाँ पर 100 ml बता जा रहा है। तो कितना हो गया, अब यहाँ पर हो जा रहा है 16,000 ml, 16,000 ml प्रति मिनट। ठीक है, ml प्रति मिनट। तो कहने का तात्पर्य भाई यहाँ पर 16 लीटर प्रति मिनट हो जाएगा। ठीक है, 16 लीटर प्रति मिनट यहाँ पर बिल्कुल आउटपुट कितना हो रहा है इनका, 16 लीटर प्रति मिनट इनका आउटपुट होगा। क्लियर हो गया। फिर से आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पर जब भी पूछा जाए कि आउटपुट कितना होगा, कार्डियक आउटपुट कितना होगा, तो आप स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू क्या कर देंगे, हृदय गति। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है भाई यहाँ पर, तो हृदय गति और स्ट्रोक वॉल्यूम इनका 100 है, और हृदय गति कितना है 160 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 16,000, जिसको आप अगर लीटर में बदलते हैं तो 16 लीटर। ठीक है, 16 लीटर प्रति मिनट हो गया। क्लियर, अब आ गया समझ में। चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि हृदय के निर्गत यानी कि आउटपुट का सामान्य मान क्या है। देखिए जब भी पूछा जाए सामान्य मान ना, तो देखिए आपको मैंने क्या बताया भाई, स्ट्रोक आयतन, स्ट्रोक वॉल्यूम बताया था। अब हृदय की धड़कनों की दर, आपकी जो हार्ट रेट है वो कितना है, नॉर्मल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो भाई हमारा जो है 70 ml मैंने आपको बताया था स्ट्रोक वॉल्यूम, और HR कितना बताया था 72, है ना, 72 बार धड़कता है। तो कहने का तात्पर्य इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 यानी कि 50-40 हो जाएगा। यानी कि कहने का तात्पर्य जो है यह ml प्रति मिनट होगा, यानी कि 5.04 लीटर प्रति मिनट। ठीक है, 5.04 लीटर प्रति मिनट, ये ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है,
क्लियर हो गया आपका। तो अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं कि वेंट्रिकल से प्रति मिनट निष्कासित रक्त की मात्रा कहलाती है। जो वेंट्रिकल से, यानी कि भाई आप बताओ, आपका जो ऊपर हो गया, है ना, आलिंद, और नीचे जो होगा निलय हो गया, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि जो वेंट्रिकल से प्रति मिनट निष्कासित रक्त की मात्रा होती है, उसी को तो आप कहते हो भाई कार्डियक आउटपुट। क्या कहते हो? कार्डियक आउटपुट, उसी को कहते हो आप जो है। अब ये कितना होता है, मैंने अभी जो निकाला कितना आया था, 5.04 लीटर प्रति मिनट। यह जो है कार्डियक आउटपुट है प्रति मिनट जो होता है ना। चलो अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, देखो भाई, इसके साथ साथ चलते चलते आप लाइक तो जरूर कर दो। अभी आप देखो क्या आप लाइक कर लिए हो भाई? वीडियो को लाइक आप जरूर कर दो, थोड़ा सा हमको एक उत्साह मिलता है आपके वीडियो लाइक करने से, है ना। बिल्कुल आप जो है ना ये कुछ दया धर्म वाला काम करो और बिल्कुल थोड़ा छोटी सोच, थोड़ा सा ऊपर आ जाओ। आप छोटी सोच रखने से अच्छा है कि थोड़ा सा ऊपर आके खुले दिल से पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। चलो अब क्या पूछा जा रहा है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है भाई? सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, दो होते हैं ना। तो अब इसमें पूछा जा रहा है कि जो सिस्टोलिक होता है वो क्या है। तो देखिए, जो हार्ट मसल्स के द्वारा जो है क्या होते हैं भाई, जो सिस्टोल डायस्टोल दो होते हैं। इनका काम क्या होता है? दबाव को बढ़ाना और घटाना। किसमें? धमनियों में रक्त के दबाव को बढ़ाता घटाता है क्या? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। अब जब भी पूछा जाए हृदय के सिकुड़ने पर क्या होता है, तो हृदय के सिकुड़ने पर सिस्टोलिक रक्त दबाव जो है पैदा होता है। सिस्टोलिक कब? जब सिकुड़ने पर जो है सिस्टोलिक, और सिस्टोलिक का तात्पर्य है कि 120 mmHg जो है 120 mmHg पैदा होता है। जबकि हृदय के वापस स्थिति आने पर हम उसको कहते हैं दबाव को डायस्टोलिक, है ना। जब वापस आ जाए तो उसको हम डायस्टोलिक के नाम से जानते हैं। और 80 mmHg होता है आपका क्या? डायस्टोलिक जो है 80 mmHg होता है, ठीक है। क्लियर हो गया ये आपका सिस्टोलिक डायस्टोलिक। सिस्टोलिक सिकुड़ना आप एक याद कर लो, दूसरा डायस्टोलिक खुद ही याद आ जाएगा, है ना। जो वापस आना होता है डायस्टोलिक कहलाता है, सिकुड़ना होता है सिस्टोलिक, ठीक है। क्लियर हो गया आपका। चलो आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला है कि हैवी एक्सरसाइज करते समय रक्त प्रवाह बढ़ता है। हैवी एक्सरसाइज करते समय रक्त प्रवाह किधर से किधर तक बढ़ता है भाई? तो वहां पर जो है स्केटल से, है ना, स्केटल मसल की ओर बढ़ता है। क्या भाई? रक्त प्रवाह जो है स्केलेटल मसल की ओर बढ़ता है। इसमें क्या है, जब सामान्य विश्राम में होता है, जो है विश्राम के समय क्या होता है भाई, 15 से 20% जो है जो धारीदार मांसपेशी हैं उसकी जो मसल की पूर्ति करता है रक्त, ठीक है। जबकि हैवी एक्सरसाइज करते समय यह मात्रा जो है कुल रक्त की कितना, 80 से 85% तक हो जाता है। कितना? 80 से 85% तक हो जाता है जो रक्त का प्रवाह होता है, ठीक है। रक्त का प्रवाह कितना हो जाएगा भाई? 80 से 85% हो जाता है। किसमें? स्केलेटल मसल्स की ओर। चलो ये हो गया क्लियर आपका, यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और आज का जो आपका अंतिम प्रश्न है ना, आज का जो अंतिम प्रश्न है उसके साथ साथ एक प्रश्न मैं आपको यहाँ से दे रहा हूँ, है ना। यहाँ से मैं आपको दे रहा हूँ एक प्रश्न जो है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इनका वाहक कौन है ना। इनके वाहक का काम कौन करता है, या फिर जो है ऑक्सीजन को ले जाने वाला कौन है, शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने वाला कौन है। उसमें आपका ऑप्शन है हीमोग्लोबिन या फिर जो है प्लेटलेट्स। दो ऑप्शन दिए गए हैं, हीमोग्लोबिन होगा कि प्लेटलेट्स होगा। ए हीमोग्लोबिन, बी प्लेटलेट्स। ये आपका आज का क्वेश्चन होगा, प्रश्न होगा कि भाई O2 और CO2 को ले जाने वाला कौन होता है, हीमोग्लोबिन होता है कि प्लेटलेट्स होता है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। और आज का जो प्रश्न है कि हृदय वाहिनी के किस हिस्से में रक्त के बहाव की गति जो है सबसे कम होती है। जब भी ये पूछा जाए तो आपके जो कैपिलरीज होते हैं, यानी कि जो केशिकाएं होती हैं, उनमें जो रक्त के बहाव की जो गति होती है ना, वह कैसे होती है? बिल्कुल बहुत ही कम होती है। जो केशिका में जो रक्त का बहाव होता है बिल्कुल
कम होता है, उनका गति जो है बिल्कुल स्पीड उनकी बहुत नॉर्मल होती है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। तो भाई समझ में आ गया होगा तो कमेंट करें और प्रश्न का जरूर आप जवाब दें, और उसके साथ साथ आप ये बताएं कि आपका 25 में से कितना प्रश्न बिल्कुल सही रहा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।